हाय एवरीवन, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स देख रहे थे हम लोग और फ्रुक्टोज को डील कर रहे थे, जिसमें फ्रुक्टोज का ओपेन चेन स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए थे उसके कई केमिकल रिएक्शंस के आधार पे। और फ्रुक्टोज का जो ओपेन चेन स्ट्रक्चर बना था कुछ इस प्रकार से था। ग्लूकोज के जैसा ही मिलता जुलता, बस वह अल्डोहेक्सोज था या अल्डोकीटोज, कीटोन ग्रुप है इसमें सेकेंड कार्बन पे, ऐसा स्ट्रक्चर था। अब इस ओपेन चेन स्ट्रक्चर का जो है कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या क्या? तो जो ग्लूकोज में था, नंबर 1 कि यह सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन कंपाउंड नहीं बनाता है। जैसे आप नॉर्मल कीटोन का रिएक्शन करवाते हो सोडियम बाइसल्फाइड से, तो रिएक्शन हो करके ऐसा एडिशन कंपाउंड बनता है इस प्रकार से, ऐसा। तो जब फ्रुक्टोज का रिएक्शन करवाया गया सोडियम बाइसल्फाइड से, तो ऐसा रिएक्शन नहीं हो रहा था, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा था। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े या स्ट्रक्चर में जो दिख रहा है कि इसमें कीटोन ग्रुप है, तो यदि कीटोन है तो रिएक्शन होने में क्या दिक्कत है? ऐसा तो हो ही सकता था ना, यहाँ OH और ये SO3 माइनस Na+, लेकिन ऐसा रिएक्शन नहीं हो रहा था। इसका मतलब हुआ कि इस फ्रुक्टोज में जो कीटोनिक ग्रुप है वह फ्री नहीं है, जैसा कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप के साथ था। उसके बाद कि जब इसका रिएक्शन फ्रुक्टोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाया गया, तो उसमें से 2 प्रकार के पेंटा एसीटेट मिल रहे थे। 2 प्रकार के पेंटा एसीटेट मिल रहे थे, और दोनों में से कोई भी डू नॉट रिड्यूस आइदर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, कोई नहीं। उसी प्रकार से बताए कि एक नॉर्मल कीटोन का जब आप रिएक्शन करवाओगे अल्कोहल से, ऐसा, तो एक बार यह हेमी एसीटल बनाता है या हेमी कीटल बोलो, कीटोन है तो हेमी कीटल बनेगा, और फिर से एक बार और रिएक्शन करता है अल्कोहल से और फाइनली कीटल बन जाता है। इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। कहने का मतलब कि कीटोन 2 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, तब फाइनल प्रोडक्ट उसमें क्या आता है? कीटल आता है। लेकिन जब फ्रुक्टोज का रिएक्शन करवाया गया अल्कोहल से, तो यह 2 मोल नहीं बल्कि एक ही मोल अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा था, मिथेनॉल से करवाया गया था। तो 1 मोल मिथेनॉल से ही रिएक्शन कर रहा था। तो 1 मोल मिथेनॉल से रिएक्शन कर रहा था, तो इसका 2 बात हुआ। पहला कि यदि ऊपर वाला रिएक्शन हो रहा होगा तो हेमी कीटल बनेगा, और यदि नीचे वाला स्टेप रिएक्शन हो रहा होगा तो कीटल बनेगा। अब यदि हेमी कीटल बनता, तो इसका मतलब हुआ कि यह हेमी कीटल फिर से टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जब यहाँ फ्रुक्टोज का रिएक्शन मिथेनॉल से करवा करके एसीटेट बनाया गया या कीटल, तो देखा गया कि वह इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है कीटल, हेमी एसीटल तो कर ही जाता है। तो कीटल बन रहा है फ्रुक्टोज जब रिएक्शन कर रहा है 1 मोल मिथेनॉल के साथ, तब। अरे तो हम क्या बोले कि 2 मोल चाहिए तब ना कीटल बनेगा, लेकिन 1 ही मोल में कीटल बन रहा है। इसका मतलब कि फ्रुक्टोज ऑलरेडी यहाँ तक है, हेमी कीटल वो पहले से बना हुआ है, और तब वह हेमी कीटल फिर एक बार और रिएक्शन करके क्या बना ले रहा है? कीटल। और उसके बाद फिर कि म्यूटा रोटेशन भी होता है फ्रुक्टोज में, लेकिन यह म्यूटा रोटेशन किस प्रकार से होता है, इसका एक्सप्लेनेशन इस ओपेन चेन स्ट्रक्चर के आधार पे नहीं दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसके लिए भी रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप यहाँ भी फ्री नहीं है, जैसे ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं था। तो अब जो यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा फ्रुक्टोज का, उसके लिए हम लोग 2 प्रकार के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं, एक पायरानोज और दूसरा फ्यूरानोज। पायरानोज स्ट्रक्चर, और यह पायरानोज स्ट्रक्चर कब बनेगा? पायरानोज स्ट्रक्चर कब बनेगा? सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक हेमी कीटल फॉर्म obtained by nucleophilic
अटैक ऑफ C6OH to C2 कार्बोनिल। ऐसा पायरानोज बताए थे, इस प्रकार से होता है पायरेन, ऐसा इसी के जैसा 6 मेंबर रिंग बनेगा, इसलिए इसको पायरानोज स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये कैसे बनेगा, क्या लिखा हुआ है, ध्यान दोगे तो यह है फ्रुक्टोज का ओपेन चेन स्ट्रक्चर। सी इसमें OH लेफ्ट, H राइट, फिर यहाँ OH H, फिर यहाँ OH H और लास्ट में CH2OH। ऐसा नंबरिंग कर डालो 1 2 3 4 5 6, ऐसा सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। अब इसमें से बोल रहा है कि जो रिंग बनेगा वह कैसे बनेगा, तो 6 कार्बन का। तो अब जो यहाँ से इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है वो कैसे बोल रहा है कि 6 कार्बन का OH सेकेंड कार्बन का जो कार्बोनिल है उस पर अटैक करेगा, मतलब ऐसा ई जाएगा यहाँ, और ई जो है इस बॉन्ड से समझो ऐसे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और H जाएगा यहाँ। तो ऐसा यदि आप करोगे तो यहाँ से 2 स्ट्रक्चर मिलेगा। एक स्ट्रक्चर अब इसका ऐसे मिलेगा, इसको ऐसे दिखाते हैं, कार्बन या CH2OH को इधर दिखा दो और इसको बना दो OH, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा। OH H OH H 1 2 3 4 5 H H और यहाँ से ऐसा। और दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ एक कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। तो ई वाला नया कायरल सेंटर बना ना, कार्बन नंबर 2 यहाँ भी कायरल नहीं है, यहाँ कायरल है 3 4 और 5। तो 3 4 और 5 यहाँ भी कायरल है, इस सेकेंड वाला नया कायरल बना। ये जो सेकेंड वाला नया कायरल बना इसमें OH अभी किधर आया, राइट। तो इसी को एक बार हम लोग किधर रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे। तो इसी को एक बार लेफ्ट रखोगे तो अगला स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, COH, यहाँ हो जाएगा CH2OH, बाकी जो जैसे वैसे ही रह जाएगा। फिर COH H COH H, बाकी सभी सेम होंगे ऐसा। अब जो यहाँ नया सेकेंड कार्बन जो कायरल सेंटर बना है इसके कॉन्फ़िगरेशन में केवल अंतर है। तो यहाँ OH राइट हैंड साइड है और इसका OH यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो न्यू कायरल सेंटर बना जिसमें कि OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। और जो सेकेंड वाला बना जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। तो इस प्रकार से 2 स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। ये ओपेन चेन है इसका ना, D- फ्रुक्टोज, ये हो जाएगा अब अल्फा D- फ्रुक्टोज, और ये हो जाएगा बीटा D- फ्रुक्टोज ऐसा। और बोले थे कि फर्स्ट कायरल कार्बन, नॉट कायरल, फर्स्ट कायरल कार्बन का अरेंजमेंट में यदि केवल अंतर हो तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं एनोमर्स। और यह जो कार्बन है जिसका अरेंजमेंट में अंतर हो रहा है ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते थे, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन ऐसा। तो पायरानोज स्ट्रक्चर में फ्रुक्टोज में क्या हुआ कि 6th कार्बन का जो OH है उसका इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ सेकेंड कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप है। और ऐसा करने के बाद सेकेंड कार्बन एक नया कायरल सेंटर बना
जिसमें OH एक बार राइट होगा और फिर एक बार OH लेफ्ट होगा। OH राइट होगा तो कहलाएगा अल्फा और OH लेफ्ट होगा तो कहलाएगा बीटा। तो यह जो बना रिंग स्ट्रक्चर यह तो फिशर रिप्रेजेंटेशन हुआ। ऐसा ही हम लोग 2 और पढ़े हैं, 3 और पढ़े थे। कौन कौन? हावर्थ पढ़े थे, चेयर कन्फॉर्मेशन पढ़े थे, और वैसे ही हम लोग एक मिल्स पढ़े थे। तो ये दोनों हुए फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन ऐसा। अब इस फिशर को हम लोग बदलते हैं किसमें? हावर्थ में। क्या रूल था हावर्थ प्रोजेक्शन का? हावर्थ का क्या रूल था? एक हेक्सागोनल रिंग बनेगा इस टाइप का, ऐसे। यहाँ कार्बन नंबर 2 होएगा, यहाँ 3 4 5 6, एक कार्बन नंबर 2 हुआ, 3 4 5 6। इस रिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया जा चुका है जब ग्लूकोज का चर्चा कर रहे थे कि कैसे अरेंजमेंट होता है रिंग का। यह सामने वाला पोर्शन है ऐसे। अब यहाँ कार्बन नंबर 2 को देखो, क्या बोले थे कि जो लेफ्ट है, लेफ्ट वाला वो सब जाएगा अप एबव, और जो राइट वाला है ये सब जाएगा डाउन। तो सेकेंड कार्बन का लेफ्ट साइड में क्या है? CH2OH। तो इस CH2OH को हम लोग ऊपर में रखेंगे ऐसा। राइट साइड में OH है। थर्ड कार्बन का ऊपर में OH, नीचे H, फिर इसका H OH, फिर यहाँ भी H OH, और इसमें तो दोनों H है तो कहीं भी कुछ रख दो ऐसा। तो इसको अब हम लोग बोलेंगे क्या? अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो पायरानोज, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो पायरानोज। उसी प्रकार से बीटा के लिए बनाओगे तो थोड़ा सा अंतर होगा। कार्बन नंबर 2 का जो अरेंजमेंट है वहाँ, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहना है इसमें भी। तो बीटा के लिए भी स्ट्रक्चर बना लिया जाए। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। वो ऐसा, इस सामने का पोर्शन है। अब यहाँ देखो, यहाँ लेफ्ट में OH है तो इस बार OH रहेगा ऊपर, CH2OH रहेगा नीचे, बाकी तो सब कुछ सेम है। OH H, फिर H OH H OH, और यहाँ दोनों H। तो नंबरिंग यहाँ से, ये कार्बन नंबर 1 था, वैसे यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो केवल यहाँ या जो एनोमेरिक कार्बन है ना, इसके अरेंजमेंट में अंतर होगा कि यहाँ OH नीचे है तो यहाँ OH ऊपर चला गया, ऐसे करके। नीचे OH रहेगा तो अल्फा फॉर्म, ऊपर रहेगा तो बीटा। तो ये हो गया बीटा डी माइनस फ्रुक्टो पायरानोज ऐसा। तो ये कहलाए हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन ऐसा। तो ओपेन चेन स्ट्रक्चर से हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाए, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन को हम लोग बदले किसमें? हावर्थ प्रोजेक्शन में। वैसे ही अब हावर्थ प्रोजेक्शन को बदलेंगे किसमें? चेयर कन्फॉर्मेशन में। तो बदलते हैं अब चेयर में इसको। तो चेयर में बदलने का क्या बताए थे, कैसे चेयर बनता है? तो पैरेलल लाइन हम लोग खींचते हैं ऐसा। उसी प्रकार से एक और, क्या था? ई सेकेंड कार्बन होगा यहाँ,
ऊपर में CH2OH, नीचे में OH, तो यहाँ इक्वाटोरियल ऊपर हो जाएगा CH2OH, नीचे एक्सियल पे हो जाना है OH। उसी प्रकार से थर्ड में ऊपर OH, नीचे H, तो ऊपर यहाँ हो जाएगा OH, नीचे हो जाएगा ऐसे H। फिर यहाँ फोर्थ पे आ जाओ, तो ऊपर H, नीचे OH, तो ऊपर इधर हो जाएगा H, नीचे हो जाएगा OH। वैसे यहाँ है ऊपर हो जाएगा H, नीचे हो जाएगा OH, और इसमें दोनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ ऐसे भी हाइड्रोजन ही दिखाओ और इस तरह से भी हाइड्रोजन ही दिखाओ। ऐसे अल्फा का हुआ वह अरेंजमेंट इसके इक्विवेलेंट है, अल्फा के इक्विवेलेंट। उसी प्रकार से आप बीटा के लिए बनाओगे, नंबरिंग ऐसे है, कार्बन नंबर 1 ये हो गया 2 3 4 5 और यहाँ हो गया 6। वैसे इसके लिए बनाओगे तो यहाँ सेकेंड कार्बन का ऊपर में OH है, तो ऊपर यहाँ इस बार OH रहेगा, नीचे CH2OH रहेगा, बाकी सभी सेम होंगे, OH H, फिर यहाँ OH, इधर H, फिर H OH H और यहाँ भी H। नंबरिंग इस बार यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये अल्फा फॉर्म था और ये बीटा के इक्विवेलेंट हो गया। ऐसा प्रैक्टिस पे है, आसान है, एक बार बताया गया है ग्लूकोज में इसको डिटेल से, तो वैसे ही यहाँ डिटेल से करेंगे और समझेंगे हम लोग। तो फिशर प्रोजेक्शन से बना हावर्थ, और हावर्थ समझ गए तो इसी से बनेगा चेयर कन्फॉर्मेशन। तो यह था पायरानोज स्ट्रक्चर। ऐसा ही होता है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, सेम वे में क्या बनता है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। ये दोनों हुए चेयर कन्फॉर्मेशन, चेयर कन्फॉर्मेशंस। पायरेंज 6th मेंबर रिंग हो तो पायरानोज स्ट्रक्चर। तो अब इसमें फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, देखो ऐसा कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरैन, और इसी में से डबल बॉन्ड को हटा दोगे तो वहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, निकल आएगा THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, मतलब एक साइक्लिक ईथर है। तो वहाँ पायरेन के जैसा बन रहा था इसलिए पायरानोज, अब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब यह 5 मेंबर्ड रिंग है, वो 6 मेंबर था, ये कितना है 5 मेंबर्ड रिंग है, फ्यूरैन और THF एक ही बात है। ई कैसे बनता है, तो ये बनेगा C5OH और C2 डबल बॉन्ड O का कॉम्बिनेशन से। वहाँ बन रहा था जो 6th कार्बन का OH है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था ना, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका होगा, जो सेकेंड कार्बन में C डबल बॉन्ड O है उसके साथ 5th वाला का, मतलब वहाँ 6th कार्बन का OH था, यहाँ 5th का होगा, बस यही अंतर है। अब इसको बनाते हैं, तो CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH COH H, फिर COH H और इस CH2OH। दिस इज T माइनस फ्रुक्टोज। ऐसा इससे हम लोग बनाएंगे आगे के स्ट्रक्चर्स। कैसे बनेगा इससे, तो सबसे पहले इसको हम लोग रिफॉर्म करेंगे, सुधारेंगे इस स्ट्रक्चर को। कैसे, तो नंबरिंग करो ना, पहले कार्बन नंबर 1 हुआ, 2 3 4 5 6, 2 पेयर को एक्सचेंज करेंगे, इस हाइड्रोजन को करेंगे यहाँ, इसको कर देंगे यहाँ, और ये वाला आ जाएगा यहाँ।
तो जब ऐसा करोगे तो इसी में सुधार देते हैं, H चला आएगा इस जगह पे, OH चला आएगा यहाँ, और फिर CH2OH आ जाएगा यहाँ। CIP रूल जो हम लोग पढ़े थे पीछे, उसके अनुसार ऐसा किया जा सकता है, 2 पेयर को एक्सचेंज, तो कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हो गया नंबर 6। तो अभी जो 5th कार्बन में OH है, इसका अटैक होगा, देखो यहाँ, और अब ये अटैक करेगा इस जगह पे, तो फिर से हाइड्रोजन जा करके जुड़ेगा ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ से तो पहले 2 स्ट्रक्चर बनने वाला है, एक इधर बनाओ एक इधर। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ ऐसा, C लेफ्ट साइड कर दो CH2OH, राइट साइड कर दो OH, उसके बाद फिर बाकी सब सेम होगा, इधर OH H, फिर OH H, उसके बाद फिर यहाँ H CH2OH, और ये ऐसे अब बनेगा यहाँ O। तो ये हुआ अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, 5 मेंबर रिंग हुआ, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन 5। उसी प्रकार से अगला बनेगा तो OH लेफ्ट आ जाएगा, तो C CH2OH OH, बाकी जो जैसे वैसे ही रहेगा, H OH, फिर OH H H CH2OH। तो यहाँ से फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, दिस इज बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ऐसा नंबरिंग कर डालो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और इधर 6। तो फिर से वही अंतर है, केवल इसका ही OH यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ वाला OH राइट हैंड साइड है, ऐसा। तो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कब बनेगा भाई? फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनेगा जब कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे, कौन? जो 5th कार्बन का OH है वो, तब बनेगा या फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। अब चलो फ्यूरानोज बनाते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट जो बनेगा, हावर्थ रिप्रेजेंटेशन इसका, पहले तो फ्यूरान रिंग बनाओ ऐसा, इसमें वैसे ही हो जाएगा, इस सामने वाला की तरफ होगा तो इसको मोटा कर देते हैं ऐसा, सब जगह ऐसा लाइन खींच दो। ये कार्बन नंबर 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 में लेफ्ट साइड है CH2OH, राइट साइड OH, तो लेफ्ट वाला ऊपर रहता है तो ये ऊपर हो जाएगा CH2OH, नीचे OH। फिर इसमें लेफ्ट है OH तो नीचे H, फिर यहाँ लेफ्ट में है H तो नीचे OH, फिर यहाँ लेफ्ट में है CH2OH तो हो जाना है ऐसा CH2OH, राइट में है H ऐसा। फ्यूरान रिंग के जैसा है ना, देखो ऐसा ही तो बनाए हैं फ्यूरान रिंग, वैसा ही है वो, बस ये ऑक्सीजन ऊपर किया हुआ, उल्टा हुआ है रिंग। उसी प्रकार से इसके लिए बनाओगे तो यहाँ भी बनेगा O, पहले तो फ्यूरान रिंग बना लो ऐसा, ऐसा। सेकेंड कार्बन में इस बार लेफ्ट है OH, तो OH रहेगा ऊपर, CH2OH रहेगा नीचे, बाकी तो सब सेम है। इस बार लेफ्ट है OH तो H नीचे, लेफ्ट है H तो OH नीचे, फिर लेफ्ट है CH2OH तो H नीचे ऐसा। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी यहाँ से हो जाएगा इस बार 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो दोनों फ्यूरान रिंग के जैसे हैं, तो इसको वही लिखोगे आप, सेम चीज़ है, D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज अल्फा का, और ये बीटा का हो गया फ्रुक्टोफ्यूरानोज बीटा वाला, और ये हो गया अल्फा वाला फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो अंतर समझ रहे हो? पायरानोज और जो यह फ्यूरानोज है,
इन दोनों में अंतर समझना था। पायरानोज में क्या हो रहा था, 6th मेंबर रिंग बन रहा था, क्योंकि वहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था वह 6th कार्बन का जो OH था उसके द्वारा हो रहा था। फ्यूरानोज जो है 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं एटम को, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग फ्यूरानोज, और वही 6th मेंबर रिंग था तो कहलाता था पायरानोज। तो अब यह जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट किया अल्फा बीटा, इसके आधार पे फिर बाकी चीज़ों को आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे कि अब क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा था या बाइसल्फाइड के साथ, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं है। क्यों यह सिंगल मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा था, मतलब 2 मोल से नहीं 1 ही मोल से कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी यह हेमी एसिटल फॉर्म में है। तो हेमी एसिटल में पहले से है तो एक ही बार रिएक्शन करेगा तो कंप्लीट एसिटल फॉर्म में बदल जाएगा। 2 प्रकार का बन रहा है, कैसे अल्फा बीटा, वो भी हम लोग देख लिए रिंग स्ट्रक्चर के आधार पे। तो रिंग स्ट्रक्चर बना तभी जब ओपेन चेन स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यदि वहीं से सारे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाते तो फिर इसका तो ज़रूरत पड़ता ही नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा बात है म्यूटा रोटेशन की बात। हाँ, एक बात और कि फ्रुक्टोज में या जो फ्यूरानोज है वह ज़्यादा कॉमन है पायरानोज के तुलना में, मतलब पायरानोज स्ट्रक्चर से ज़्यादा कॉमन इसके लिए है फ्यूरानोज। तो खैर दोनों बताया गया है, दोनों को आप समझ लोगे अच्छे से। म्यूटा रोटेशन इन T- फ्रुक्टोज। म्यूटा रोटेशन तभी हो पाएगा जब वह एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, जैसे ग्लूकोज कर रहा था वैसे ही फ्रुक्टोज का भी अलग अलग एग्जिस्टेंस हम लोग देखें। तो बोल रहा है इन एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रुक्टोज अंडरगोज म्यूटा रोटेशन एंड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन and at equilibrium condition temperature 40 degree Celsius the mixture contains देखो ग्लूकोज का 2 ही था ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। अब यहाँ पायरानोज भी है फ्यूरानोज भी है, दोनों है। तो फ्यूरानोज में भी एग्जिस्टेंस होगा फ्रुक्टोज का, पायरानोज में भी होता है। किसमें ज़्यादा होता है बस वही देखना है। बोल रहा है कि बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज 57%, अल्फा डी फ्रुक्टोपायरानोज 3%, उसके बाद फिर बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज 31% और फिर अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज 9%। तो ओवरऑल मिलाकर के 100% हो गया। तो 100% फ्रुक्टोज में जो एग्जिस्टेंस है वह इस प्रकार से है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज है वह सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। तो इस आधार पर स्टेबिलिटी को भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज है वह मोस्ट स्टेबल फॉर्म हुआ फ्रुक्टोज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो 4 प्रकार के एग्जिस्टेंस है ना, तो पूछेगा कि चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है और सबसे कम स्टेबल कौन है। तो सबसे ज़्यादा हुआ फ्रुक्टोपायरानोज, तो सबसे कम भी हुआ फ्रुक्टोपायरानोज, लेकिन बीटा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, अल्फा वाला सबसे कम। तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को ऐसे सा सकते हैं ना, अल्फा डी पायरानोज सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा है
अल्फा डी मतलब फ्यूरानोज। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बीटा डी फ्यूरानोज और सबसे ज़्यादा है बीटा डी पायरानोज। मैंने बीटा वाले का स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन उसमें से भी पायरानोज ज़्यादा स्टेबल है किससे, पायरानोज ज़्यादा स्टेबल है किससे, फ्यूरानोज से। ऐसे तो इस ऑर्डर को आप याद रखोगे, एग्जाम में यदि आता है तो हम लोग आसानी से उसको कर लेंगे। तो फ्रुक्टोपायरानोज सबसे ज़्यादा और सबसे स्टेबल हुआ। अब इसमें से जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, तो अल्फा डी फ्रुक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वह है -21 डिग्री। बीच में इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा और इसके बाद फिर इधर होएगा बीटा डी फ्रुक्टोज। तो बीटा डी फ्रुक्टोज का जो रोटेशन है वह है -133 डिग्री और जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इसका है -92। तो -21 घट करके इतना हो गया और -133 बढ़ करके इतना हो गया। ऐसा समझ रहे बात को। तो अल्फा डी फ्रुक्टोज चाहे वह अल्फा पायरानोज का हो चाहे फ्यूरानोज का हो, उसके केस में जो स्पेसिफिक रोटेशन है वह -21 डिग्री है, बीटा का -133। लेकिन जब म्यूटा रोटेशन होगा दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे तो उस केस में बीटा का जो है बढ़ जाएगा और अल्फा का रोटेशन घट जाएगा और एक इक्विलिब्रियम वैल्यू तक पहुंचेगा जो होगा -92 डिग्री। तो यहाँ से जो मोनोसेक्राइड्स थे, तो मोनोसेक्राइड्स में जो दो इम्पॉर्टेंट हम लोग को देखना था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन दोनों को काफ़ी डिटेल में पढ़े, एक ही जैसे थे, अच्छे से पढ़ोगे समझ में आएगा, और नहीं तो फिर लगेगा कि कैसे कैसे इतना स्ट्रक्चर बन जा रहा है। तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है, फिर आसान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं है। तो इस तरह से मोनोसेक्राइड यहाँ समाप्त होता है। यही दोनों मोनोसेक्राइड हम लोग को पढ़ना था डिटेल में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है फिर हम लोग डाइसेक्राइड को डील करेंगे। डाइसेक्राइड में 3 पढ़ना है, कौन कौन सा है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और तब जा कर के फिर पॉलीसेक्राइड। तो अभी मोनोसेक्राइड हुआ, हालांकि मेजर मोनोसेक्राइड ही था, क्योंकि मोनोसेक्राइड के सारे प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखें तो अब डाइसेक्राइड को उसी के आधार पर कंपेयर करके जो है हम लोग बात को समझते जाएंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।